सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए निराश ना हो मेरे यारो, इसलिए निराश ना हो मेरे यारो। मेहनत और लगन ज़रूर करिए, लगन और मेहनत ज़रूर करिए और अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। अपनी एनर्जी को सिर्फ तैयारी की बेस्ट एफर्ट एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार यादव। आइए आज बात करते हैं, आज क्या बात करते हैं, कुछ ग्रुप डी के स्पेशल साइंस से रिलेटेड। तो आइए हम इसके बारे में बड़ा विस्तृत से ही चर्चा करेंगे। तो यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है विथ रीजन सहित? देखिए, तो जैसे में उठ लिखा है ऑप्शन में है कि उठा हुआ हथौड़ा, हथौड़ा उठाए हैं। तेज से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया, एक चली हुई गोली। तो बात करें इन सबसे ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो बात करें हम ऑप्शन नंबर 20 राइट। कौन है? ऑप्शन नंबर 20 राइट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि इसमें जो है गोली जितने वेग से, गोली सबसे तीव्र वेग से, मतलब जितना पीछे जाएगा उतनी ही गति से आगे जाएगा। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बात करें उस भौतिक मात्रा का नाम बताओ, उस भौतिक मात्रा का नाम बताओ जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान देना, पूछा हमसे उस भौतिक मात्रा का नाम बताओ जो बल और वेग के गुणनफल के, वेग और बल और वेग। तो बल मतलब कि फोर्स और वेग यह मतलब कि वी। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन को से चेक करते हैं तो ये कार्य का तो होगा नहीं, कार्य तो पहले ही गलत हो गई। कार्य ऊर्जा, ये दोनों गलत हो गई। बात करें त्वरण और शक्ति में, P बराबर W/T, P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है? M/G, mgh होता है। W बराबर क्या होता है? mgh। W बराबर क्या होता है? mgh। मतलब W को हम बल लिख सकते हैं, W को हम बल लिख सकते हैं, और दूसरी चीज वेग परिवर्तन की दर। हाँ, और वेग परिवर्तन की दर यानी कि शक्ति। ऑप्शन इज सी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या, एक मिनट, क्या वह निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रवाह नहीं है? तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट है ग्रुप डी के। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन की बेस्ट क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। आइए ऑप्शन के, ऑप्शन ए में देखते हैं, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। देखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन जो है वस्तु का विरोध करती है। अब ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। देखिए, दिशा में ही परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। हमें लग रहा है यही बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, एक वस्तु का स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी है। इसका रीजन है, रीजन जो है, जब वस्तु की गति करती है तो वहां परिवर्तन का कोई रीजन ही नहीं होता। वहां जो असंतुलित बल है उसका जो है
प्रभाव ही नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल ये तो होता है। अब बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो वह घर्षण बल होता है जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी ऑप्शन नंबर सही है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मशीन में घर्षण ऊर्जा के अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ऑप्शन नंबर सी भी है सही। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, रोलिंग घर्षण स्लाइसिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि जो रोलिंग में जो घर्षण होता है वो बिल्कुल रोल होता है। रोल मतलब इधर, अगर ये जैसे मैं ये एग्जांपल दूं थोड़ा सा, ये जैसे ऐसे गई, तो फिर जैसे रोलिंग है ना, ये ऐसे गई, तो ये चीजें जब यहाँ है, जब रोल होगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर ये चीजें रोल होगी तो फिर यहाँ आएगी, फिर ये चीजें रोल होगी तो यहाँ होगी। तो इसमें कहा गया है कि स्लाइडिंग घर्षण की तुलना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण। तो त्वरण की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है वह निम्न में से निर्भर नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य निम्न में से निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक होता है, पृथ्वी की त्रिज्या भी रहती है CMI/RE²। यह बराबर GMEM/RE²। This formula is very suitable for in this criteria. Please respond your answer. चलते हैं और इस क्वेश्चन का हम आंसर बता दें आपको। तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर ये निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। बात हुई है प्रेशर की, तो आप प्रेशर को हम जो है एब्सोल्यूट जीरो के मान तक कैसे पहुंचता है जो प्रेशर होता है। तो बात करें जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। कब? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वें नंबर के क्वेश्चन में, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा की कुचालक होते हैं। जब हम तुलना करते हैं किसी भी मेटल का, चाहे वो रॉ मेटल हो, इन सब मेटल का अगर हम तुलना करते हैं तो ऊष्मा के कुचालक हैं। देखिए कुचालक पूछा है, तो ऊष्मा के कुचालक ये पीबी और एचबी, पारा और सीसे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती है। गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती थर्मल ऊर्जा के मापन के लिए। थर्मल जो ऊर्जा का मापन होता है वह गर्मी उससे सीधे संबंधित रहती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसके लिए पूरे ऑप्शन को रीड करना होगा, क्वेश्चन को रीड करना होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये ध्वनि की तरंग जो है, एक मिनट, हाँ, जब ध्वनि के दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग यानी नीटा आवृत्ति को बढ़ाते हैं, यानी नीटा को बढ़ाते हैं, तो तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका भी वीडियो अपलोड होने वाला है बहुत जल्द। और बात करें तो 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन है, तो तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मेन रीजन क्या है, इस जो है कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो
जल्द ही अपलोड होगा आप लोगों के बीच, ज़रूर देखें और सपोर्ट करें। तो इसका हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। यदि आप एक दर्पण में देखे हैं और पाते हैं कि छवि जो आपका परावर्तन है आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार होगा। जैसे कि आप जो है 5 फुट के हैं, ओके। फिर उसके बाद यदि आप 5 फुट के हैं, दर्पण में देख रहे हैं, तो जो दर्पण में आप दिखाई दे रहे हैं वो आपसे छोटा दिखाई दे रहा है, आपका चित्र जो है उसमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, इसका हम कॉन्सेप्टुअल वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ जरूर देखिएगा, थोड़ा वहाँ प्यार अपना बनाइएगा। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस सेट पर हैं और अपने प्रैक्टिस सेट के भाग को पूरा कर रहे हैं हम। देखिए, यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए, तब तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए, बात हुई है, जब किसी तार के व्यास को आधा किया जाता है, मान लीजिए कोई तार है, ये तार है, इसके व्यास को आधा करते हैं, तो देखिए तार है, उसके व्यास को आधा कर दिया जाए, तब तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? धारा आई बराबर क्यू इंटू। बात करें तो धारा का मान पूछा है, तो धारा जो है जब आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। वैसे भी क्या होता है? ये होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया है कि द्रव ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरण किया जा सकता है? तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, E बराबर mc², ये इनका वेस्ट 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 इक्वेशन है। काफी बार इन्हें इफेक्चुअल अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले हैं। ऐसे साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। बात करें तो जो ये वैज्ञानिक है, उन्होंने यह दिखाया कि द्रव में ऊर्जा होती है, ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित करती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए ना, 36 है, जब कोई 36 है 36 है, तो पहले कक्ष, देखिए एक कक्ष, दो कक्ष, एक मिनट, फिर 3 कक्ष और एक चौथा कक्ष। ये चारों कक्ष मैंने बना दिया। देखिए, ये के होगा, ये एल होगा, ये एम कैच होगा और ये एन कैच होगा। तो उन्होंने बताया है कि एक बोरबरी सिद्धांत है, वो कैसे परमाणु को भरता है। तो 2n² बाद में कैसे भरता है? निल्स बोर ने भी यही बताया था। चीजों को नॉमिनेट किसने किया था? तो 2n²। तो 2n मतलब परमाणुओं की संख्या। तो इसमें डायरेक्ट हमें 36 दिया है, तो ये किस कक्ष में होगा? तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एक और तरीका है, 2 8 8 18, 8 2 10, 10 8 18, 18 दूना 36 किस ऑप्शन में है? अब हम चेक करेंगे कि 2 के बाद डबल 8 किस में है। तो ये जो 2 8 के बाद 18 होगा, 2 के बाद 8 18, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि पहले में 2 भराएंगे, फिर दूसरे कक्ष में 8 भराएंगे, तीसरे कक्ष में 18 भराएंगे। कैसे पता होगा?
कि अब एक कक्ष में 2 भराएंगे तो 2 है, अभी हमने बताया था 2 है, और बात की जाए तो पहले कक्ष की तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा। और दूसरे कक्ष में हम देखते हैं 2 है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूना 8 होगा। देखिए बात करते हैं तीसरे कक्ष की, तो 2 है इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 2, सॉरी 3 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा। बात करें चौथे कक्ष में तो 2 है, 2 है, चौथा है, तो 4 चौका 16 दूनी 32। तो दिस ऑप्शन गिव्स एंड द बेस्ट आंसर एंड द ऑप्शन नंबर बी इज राइट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बायल का नियम जो है इसके बारे में हम जानते हैं, बायल का नियम क्या होता है, तो उनके हिसाब से आंसर हमें देना होता है। तो बायल ने यही चीज़ किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि ये नियत ताप, कोई ताप होगा जिसका जो है हम कांस्टेंट कर देंगे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिए गए किसी भी गैस का, देखिए कोई भी गैस हो, यदि उसका ताप स्थिर हो, यदि उसका ताप कांस्टेंट हो, तो जो द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल जो होता है वो स्थिर होता है। जो द्रव्यमान का दाब होता है और आयतन होता है वो भी स्थिर रहता है। तो ऐसे में किस ऑप्शन में दिया है, तो स्थिर ताप, ताप देखिए किस इसमें स्थिर वैल्यू को दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बात करें जो है ऑप्शन नंबर दी, तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर दिया है, ये भी गलत है। बात करें स्थिर तापमान नियत ताप पर, तो यानी कि ये सही हो सकता है, मे भी किसी गैस का दाब आयतन के विक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल गलत। हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। ध्यान देना, अब 15वां क्वेश्चन जो हमें कह रहा है सही या गलत, तो हमें पढ़ना है। ए और बी जो है ये लगभग जैसे कथन और निष्कर्ष का सवाल रहता है वैसे ही हमें पढ़ना है, इसमें हमें सभी चीज़ों को फैक्ट मानकर पढ़ना है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो रहा है तो वह H+ आयनों में बड़ी मात्रा में उत्पाद करता है, उदाहरण के लिए HCl। तो हमें भी बता दें HCl को लेंगे तो H+Cl- प्लस Cl माइनस होगा। अब इन्होंने दूसरा जब दिया H2SO4, इसमें भी H+ होगा। तो हम पढ़ते हैं बी ऑप्शन, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H आयन का आयनों को कम मात्रा में उत्पाद करता है, उदाहरण के लिए CH3COOH। तो ऐसी चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं, तो इसमें जो है हमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी नहीं, यानी कि ए और बी दोनों सही है। किस ऑप्शन में है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, आवधिक सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल है के अवधि में 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखी गई है। जो पीरियोडिक टेबल है उसके फॉर्म में क्या कौन सा गैस निष्क्रिय गैस रखी गई है रखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है को हम देखते हैं, तो कौन सी गैस है, तो क्रिप्टॉन। हमें सबसे पहले इनका जो है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये सब पता होना चाहिए। इस पर भी हमारा स्टैंडर्ड वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को जोरदार
जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। जो हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, वो भी जोरदार ढंग से गर्म करते हैं, तो जो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम हमें बताना है। तो वो हो जाएगा, ध्यान देना, लेड तो हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी देखिए नीचे ऑप्शन में दिया गया है, हमारा 18वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया सबसे सरल अल्कोहल है, तो सबसे सरल अल्कोहल क्या है? सबसे सरल अल्कोहल में पूछ रहा है, तो मेथेनॉल है, एथ मेथ ब्यूट, ये सभी क्रम याद करना होगा। यूपीएससी नाम भी पूछ देता है कभी कभी, तो हम अगले में कोशिश करेंगे मेंशन किया जाएगा। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, उत्तक के प्रकार कौन से वो प्रकार हैं उत्तक के जो ग्रंथियां बनाते हैं, जो ग्रंथियां बनाते हैं। तो ग्रंथि जो है हमारा जो है एपिथीलियल, कौन? एपिथीलियल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर मेंडेलियन के कारक क्या कहलाते हैं? तो आमतौर पर जो मेंडेलियन है कारक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है सेंट्रोजोम, डीएनए, जीन, क्रोमोजोम, तो वहां पे होगा जीन, ऑप्शन नंबर 20 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी के समय उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हम ये सब जो है अनैच्छिक प्रक्रियाओं को कैसे रोकें, इसको कैसे नियंत्रित करें, इसके बारे में जो है हमें बताना है। तो इसके बारे में जो मेंडुला है ना, मेंडुला जो हमारे सर, पिछले सर के वह नीचे होता है, उसको कहते हैं मेंडुला। बात करें नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्रगोलक का बात हुआ है। नेत्रगोलक, आप अपनी आंख की आंतरिक संरचना का, आप कभी भी आप देखिएगा तो आंख की जो आंतरिक संरचना होती है, आंख की जो आंतरिक संरचना होती है, उसके हम पार्ट को जानते हैं कि आंख में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। आइरिस कहाँ होती है, कार्निया कहाँ होती है, रेटिना कहाँ पर होता है, ये सब संबंधित लेंस, आंखों में कौन सा लेंस होता है, ये सब सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें जो है बताया जाएगा। तो हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन की, तो ये 5 हो जाएगा, 5 मांसपेशियां होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, कालाजार, कालाजार कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर अभी हम 22वें क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, 5 नहीं होगा, 22वें क्वेश्चन का जो है 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इसके लिए आपकी से वेरी वेरी सॉरी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? देखिए कौन से वो पौधे हैं जिनमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो मार्सिलिया, कौन है? मार्सिलिया। चलते अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है, यानी कि वनस्पति प्रचार में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें और इसी तरह के सभी वीडियो को आप देखें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।